हेलो गाइस। बहुत हो गई रील, अब चलेंगे अपन रियल लाइफ पर। जो मोटिव हमने शुरू में लिया था कि हम लोग आपको 10th क्लास के सारे कॉन्सेप्ट करवाएंगे, तो उसी को आगे बढ़ाने के लिए अब हम वापस से 10th क्लास की एक सीरीज को स्टार्ट कर रहे हैं। जो हमने एनिमेशन वाले लेक्चर्स स्टार्ट किए थे वो कंटिन्यू आपको मिलते रहेंगे। तब तक के लिए मैंने एक चीज़ सोची है कि सिर्फ आपको अगर थ्योरी पढ़ाई जाए, स्पेशली मैथ्स में, तो उससे ज़्यादा फायदा नहीं होने वाला। ज़्यादा फायदा कब होगा? जब हम उस थ्योरी के साथ क्वेश्चंस की प्रैक्टिस स्टार्ट करें। दैट्स वाई मैंने सोचा है कि बहुत कम क्वेश्चंस लेकिन डेली बेसिस पर आपके लिए एक सीरीज लेकर आ रहे हैं, जिसमें हम आपको 5 या 10 क्वेश्चन डेली करवाएंगे, जिससे आपकी रेगुलर प्रैक्टिस होती रहेगी। तो मेरा आपको एक सजेशन है कि आप डेली उन क्वेश्चंस को देखिए। उनको भले आप चाहे तो, वैसे तो मैं आपको यही कहूँगा कि आप पेन और कॉपी लेकर बैठें। अगर आप नहीं बैठ पाते हैं तो वही एक कहावत है, नी मामा से काने मामा अच्छे। तो आप भले लेटे लेटे, बैठे बैठे, कैसे भी 10 मिनट अपने जीवन के डेली रूटीन के 10 मिनट आपको उन क्वेश्चंस को देना है। तो डेफिनेटली 1 महीने बाद ही आपको उसका डिफरेंस समझ में आ जाएगा। ठीक, तो आप कंटिन्यूटी बनाए रखिएगा, चैनल को सब्सक्राइब कर लेना, क्योंकि मैं डेली क्वेश्चंस आपके लिए लेकर आऊँगा और सारे छटे हुए क्वेश्चंस रहेंगे, जिसमें PYQs रहेंगे, आपके एनसीईआरटी के क्वेश्चंस रहेंगे, इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस रहेंगे, और जो इस बार आने जैसे हैं वो भी क्वेश्चंस आपको उसमें कवर करवाऊंगा। तो चलिए बिना किसी देरी के करते हैं शुरू। अब आपके सामने जो क्वेश्चन दिया है, सबसे पहले मैं आपको इसको पढ़कर बताता हूँ। पहला सजेशन तो यही है कि आप पॉज करें और उसके बाद इस क्वेश्चन को पढ़ें, लेकिन ठीक है, उसके बाद भी अब मैं मेरी तरफ से आपको इसको पढ़कर बताता हूँ। अ काइट इज फ्लाइंग एट अ हाइट ऑफ 60 मीटर अबव द ग्राउंड। ग्राउंड से कितने मीटर ऊपर है? 60 मीटर। द स्ट्रिंग मतलब धागा अटैच टू द काइट इज टेम्परली टाइड टू अ पॉइंट ऑन द ग्राउंड। धागे को कहां पर बांध दिया? ग्राउंड पर अटैच कर दिया उसको। द इंक्लिनेशन ऑफ स्ट्रिंग विद द ग्राउंड इज 60 डिग्री। किसके साथ इंक्लिनेशन दिया है? ग्राउंड के साथ। तो ग्राउंड पर एंगल बन रहा है कितना? 60 डिग्री। फाइंड द लेंथ ऑफ द स्ट्रिंग। स्ट्रिंग की हमको लेंथ फाइंड करना है। और आखिरी में एक जबरदस्त लाइन लिखी हुई है, वो क्या है? एज्यूमिंग दैट देयर इज नो स्लेक इन द स्ट्रिंग। मतलब आपको ये एज्यूम करना है कि स्लेक नहीं है किसमें? धागे में। ठीक, तो अब मैं तुरंत इसका डायग्राम बना लेता हूं ताकि आपका टाइम बचे। ठीक है, तो ये डायग्राम मैंने आपके सामने बनाया। जैसा उन्होंने बोला कि इसकी जो हाइट है ग्राउंड से वो 60 मीटर है, तो मैंने यहाँ पर आपको क्या लेके रखी है? 60 मीटर। उसके बाद उन्होंने ये बोला कि इसका जो एंगल है, एंगल कितने डिग्री आपको गिवन है? एंगल है इसका 60 डिग्री गिवन है। ठीक है, तो चलिए हम इसका एंगल कितने डिग्री ले लेते हैं? 60 डिग्री। ठीक है, उसके बाद उन्होंने एक और बात बोली, क्या? एज्यूमिंग देयर इज नो स्लेक इन द स्ट्रिंग। अब इसका मतलब क्या? स्लेक का मतलब होता है कि धागा अगर आप कभी भी पतंग से बांधते हैं, तो आपने एक चीज नोटिस करी होगी, वो ये नोटिस किया आपने कि धागा कभी भी स्ट्रेट नहीं होता है, वो थोड़ा सा स्लेक करता है इस तरीके। दिख रहा है आपको? ये इस तरीके से धागा रहता है। तो इसी को हम ये मानकर चल रहे हैं कि धागा स्ट्रेट है, इसमें किसी भी टाइप का कोई स्लेक नहीं है। ठीक, क्लियर हो गई बात? आपको समझ में आ गई होगी। चलिए अब आगे बढ़ते हैं। अब क्या बोला है? इसको सॉल्व करना है। अब मैं जो आपको तरीका बता रहा हूँ उस तरीके पर आप ध्यान देना। ठीक, भले अपन टाइम लेंगे लेकिन आराम से हर चीज को समझेंगे उसकी बारीकी से। सबसे पहले मैं इसके नामकरण कर देता हूँ, ये ABC। अब आपको पता लग रहा है इस डायग्राम को देखकर ही कि 90 डिग्री कहाँ बन रहा है? यहाँ पर। ठीक है, कहीं से भी आप पढ़े, अगर इसको आपने कहीं भी ये पढ़ रखा है कि बिना डायग्राम के करना है, तो भूल जाइए, इसको डायग्राम से ही करना है आपको। ठीक है, काफी टाइम बचाएगा, गलतियां होने से बचाएगा, और जरूरी भी डायग्राम से करना। ठीक है, अब 90 डिग्री के सामने वाला हाइपोटेनस। हाँ, एग्जाम में आपको पतंग अतंग नहीं बनाना, ये तो मैंने आपको बेटर अंडरस्टैंडिंग के लिए बना दी। जब भी एंगल दिया हो तो एंगल के सामने वाला परपेंडिकुलर, ये चीजें मैंने सब बताई आपको, और बचा हुआ बेस। ठीक है, तीनों चीजें हमने लिख ली। जब भी आप 9th चैप्टर 8th चैप्टर के क्वेश्चंस करें, आपके दिमाग में तुरंत अपनी फिल्म आ जानी चाहिए, पंडित बद्री प्रसाद, हर हर भोले, सोना चांदी तोले। ठीक,
मैंने क्या सिखाया था वहां पर, इसका पहला, इसका दूसरा, इसका तीसरा, तो ये पहला दूसरा तीसरा, पहले वाले को पहले वाला, दूसरे वाले को दूसरा वाला, तीसरे वाले को तीसरा वाला रिप्रेजेंट करता है। आ गई बात याद? चलो अब यहां पर मुझे क्या चाहिए और क्या गिवन है। सबसे पहला दिमाग आपको लगाना है गिवन में, इस वर्ड। गिवन क्या है यहाँ पर, अगर आप ध्यान से देखेंगे तो गिवन मुझे क्या है, परपेंडिकुलर। और क्या चाहिए, मुझे क्या चाहिए, मुझे चाहिए भैया हाइपोटेनस, क्योंकि मुझे क्या चाहिए, लेंथ ऑफ द स्ट्रिंग, तो मुझे चाहिए हाइपोटेनस। ठीक है, तो परपेंडिकुलर और हाइपोटेनस में रिलेशन आपको कहां पर दिख रहा है, पहले वाले में, इसी में दिख रहा है आपको। तो ये पहला वाला मतलब ये पहला वाला, तो पहले वाला इसका मतलब क्या पढ़ा था हमने, साइन थीटा। ठीक, तो हम यहाँ पर लिख लेते हैं साइन थीटा इक्वल्स टू परपेंडिकुलर अपॉन हाइपोटेनस, तो परपेंडिकुलर अपॉन हाइपोटेनस, साइन थीटा परपेंडिकुलर क्या दिख रहा है आपको, थीटा के सामने वाला परपेंडिकुलर मतलब ए बी, अपॉन हाइपोटेनस क्या है, ए सी। बहुत बढ़िया। थीटा की वैल्यू क्या है, 60 डिग्री, एंगल गिवन है हमको, ये रहा एंगल आपका 60 डिग्री है। ए बी की वैल्यू क्या है, ए बी की वैल्यू है 60 इक्वल्स टू 60 अपॉन ए सी की वैल्यू फाइंड आउट करना है, तो मैं इसको एच ही नाम दे देता हूँ, हाइपोटेनस है तो एच नाम दे देते हैं। साइन 60 की वैल्यू क्या होती है, √3/2 इक्वल्स टू 60 अपॉन एच। यहां से अब मैं इसको लाना ले जाना करता हूँ, एच इसके डिनोमिनेटर में, तो इधर जाकर न्यूमरेटर में आ जाएगा, ये 2 डिनोमिनेटर में, इधर जाकर न्यूमरेटर में, और √3 न्यूमरेटर में, तो इधर आकर डिनोमिनेटर में, कुल मिलाकर ये इधर, ये इधर, ये इधर, बस सब इधर उधर कर दिए। अब 60 इंटू 2 तो क्या हो गया, 120 अपॉन √3। अब देखो जरा काम की बात, तो सबसे बड़ी काम की बात तो कि मैं इधर खसक जाऊं। अब देखो यहां पर ध्यान से इस बात को समझना। ठीक, मैं इसके पार्टीशन कर देता हूं। जब भी सिचुएशन ऐसी आ जाए कि ये रूट वाली वैल्यू आपके डिनोमिनेटर में आ जाए, तो ध्यान रखना रूट बड़ा डरपोक है, ये नीचे नहीं रहना चाहता, ऊपर की मंजिल में ही रहना चाहता है। अगर ये नीचे आ रहा है तो आपको इसको कैसे भी करके इसको ऊपर पहुंचाना है। ऊपर पहुंचाने का बड़ा आसान सा तरीका है, क्या है, एच इज इक्वल टू 120 अपॉन √3। तो इसको ऊपर पहुंचाने के लिए आपको करना है रेशनलाइजेशन, बड़ा आसान सा काम। जो नीचे दिया है उसी से आपको डिवाइड करना है और उसी से मल्टीप्लाई करना है। ऐसा करने से होगा क्या, ऊपर वाला तो हो गया 120 √3 अपॉन √3 इंटू √3 करेंगे तो इसका रूट हट जाएगा, और यही हम चाह रहे थे। अब अगर कट रहे तो काट दो, 3 से कट रहा है 120 कितनी बार में, 4 टाइम्स, तो ये आ गया 40। तो हाइपोटेनस की वैल्यू कितनी हो गई, 40 √3, और वैल्यू किसमें, मीटर में। आखिरी में आपको लिखना है, सो द लेंथ ऑफ स्ट्रिंग, तो द लेंथ ऑफ स्ट्रिंग इक्वल्स टू 40 √3 मीटर। इस तरीके से आप इस क्वेश्चन को करेंगे तो पूरे नंबर आपको मिलेंगे। चलिए चलते अगले क्वेश्चन पर। अगर आप स्क्रीनशॉट लेना चाहें तो मैं गायब हो जाता हूं। ठीक है, ले लिया होगा आपने स्क्रीनशॉट, चलते अगले क्वेश्चन। ठीक, तो मैं वापस से अपने पोजीशन पर आ जाता हूं। तो जैसा आपके सामने एक और क्वेश्चन आया है, ठीक है, अब 2 सेकंड का पॉज लेकर इस क्वेश्चन को एक बार पढ़ेंगे और उसके बाद फिर मैं आपको इसको पूरा क्लियर करूंगा। उम्मीद करता हूं आप लोगों ने इस क्वेश्चन को पढ़ लिया होगा। ठीक, अब आगे की चीजें मैं आपको समझाता हूं। हम ले लेते हैं हाइलाइटर, ओके। एज ऑब्जर्व फ्रॉम द टॉप ऑफ द 75 मीटर हाई लाइट हाउस फ्रॉम द सी लेवल, एक समुद्र का लेवल है जैसा कि आप यहाँ डायग्राम में देख पा रहे हैं। अब एक ये लाइट हाउस है, ठीक है, लाइट हाउस सभी को पता है क्यों यूज में आता है लाइट हाउस। लाइट हाउस का इस्तेमाल इसलिए होता है कि जब आप समुद्र के किनारे आपने आपका जो बोट आ रही है, तो अब आपकी बोट समुद्र के किनारे पर आ रही, तो उसमें कुछ पहाड़ियां जो है एग्जैक्टली ऐसी कटिंग तो रहती नहीं है, तो बिल्कुल स्लोप में रहती होगी। तो हो सकता है वहां पर कहीं पत्थर ऊपर की ओर आ रहे हो और आपकी बोट या आपका जो जहाज है, जो शिप है, उससे टकरा जाएगा और वो बिखर जाएगा, पूरा जहाज ही बिखर जाएगा।
तो इससे बचने के लिए क्या करते हैं, इससे बचने के लिए हम वहाँ पर लाइट हाउस लगा देते हैं, जो कि वहाँ पर कुछ भी रेड कलर की लाइट स्प्रेड करते हैं, और उसके कारण हमको ये पता लग जाता है कि भैया इधर नहीं जाना है, डेंजर जोन है, यहाँ पर अपना शिप टकराने का खतरा है। ठीक, तो अब आते हैं अपन, तब क्या करा वहाँ पर कि सी लेवल पर एक लाइट हाउस लगा हुआ है। ठीक है, अब वहाँ से 75 मीटर हाइट, ठीक है, इसकी जो हाइट है वो कितनी है, 75 मीटर। ओके, ठीक है, इतना काम समझ में आया। अब क्या कर रहे हैं, एंगल ऑफ डिप्रेशन, ये सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट टर्मिनोलॉजी है। दो चीजें आपको मैंने समझाई है, उसमें क्या समझाया था मैंने, एंगल ऑफ एलिवेशन, मैंने आपको कार्टून स्टोरी में समझाया था, इसमें वो जाता है और उसको चुड़ैल दिखती है, तो जब ऊपर की ओर देखता है तो क्या कहलाता है आपका, एंगल ऑफ एलिवेशन, और जब नीचे की ओर चुड़ैल उसको देखती है, बोले इतने दुबले पतले आदमी से उसका पेट कैसे बढ़ेगा चुड़ैल का, तो एंगल ऑफ डिप्रेशन। समझ गए, एंगल ऑफ एलिवेशन और एंगल ऑफ डिप्रेशन में ऊपर से नीचे की ओर देख रहे हैं तो एंगल ऑफ डिप्रेशन, नीचे से ऊपर की ओर देख रहे हैं तो एंगल ऑफ एलिवेशन। जब कोई डिप्रेशन में होता है तो ऑटोमेटिकली उसकी गर्दन ऐसी झुकी हुई रहती है, तो वो एंगल ऑफ डिप्रेशन। बस कैसे भी आपको याद रखना है, ये आपको ध्यान रखना है बस। ठीक, चलिए अब आगे बढ़ते हैं अपन इससे थोड़ा सा और। अब एंगल ऑफ डिप्रेशन दोनों शिप का, एक का 30 डिग्री और एक का 45 डिग्री बन रहा है। अच्छा, एक चीज और उन्होंने क्लियर कर दी, ऐसा भी तो हो सकता था कि लाइट हाउस के एक शिप इधर हो और एक शिप इधर हो, लेकिन उन्होंने आगे की एक बात बोल दी भाई कि क्या, एक वन शिप इज एग्जैक्टली बिहाइंड द अदर ऑन द सेम साइड ऑफ लाइट हाउस। लाइट हाउस के एक ही तरफ दोनों शिप रहेगी, या तो दोनों इधर या दोनों इधर। क्लियर है बात, दोनों के दोनों शिप या तो इधर या इधर। फाइंड द डिस्टेंस बिटवीन द टू शिप, दोनों शिप के बीच के हमको क्या चाहिए, डिस्टेंस चाहिए। ठीक है, ये फाइंड आउट करना है। ठीक, तो ये समझाने के लिए मैंने डायग्राम आपका बनाया था। वहीं पर अदर हैंड मैंने आपको इधर साइड में आपको की डायग्राम भी बना दिया है, मैं अपने आप को हाइड कर देता हूँ। ये दिख रहा है आपको की डायग्राम, ये की डायग्राम आपकी बेटर अंडरस्टैंडिंग के लिए मैंने बनाया है। चलिए, तो अब मैं इस मेन डायग्राम को हटा देता हूँ और की डायग्राम को वहां पर लगा देता हूँ। एक बार मैं की डायग्राम आपको समझा देता हूँ कि यहाँ पर ये आपको ए बी नजर आ रहा है, ये ए बी जो नजर आ रहा है, ये क्या है आपका लाइट हाउस, जिसकी हाइट कितनी है, 75 मीटर। ठीक, जो एंगल है, एक 30 डिग्री दिया है, 45 डिग्री दिया, दोनों एंगल मैंने यहाँ पर लिख लिए। आगे की चीज उन्होंने ये दी है, बस अब इसी के बेसिस पर अपन आगे बढ़ेंगे। तो आप लोगों ने एक बात देखी है, अगर दो पैरेलल लाइन के बीच में अगर कोई लाइन ऐसी जाती है तो ये एंगल जितना होगा वही एंगल ये भी होगा। इसको क्या बोलते हैं, अल्टरनेट इंटीरियर एंगल, अल्टरनेट इंटीरियर एंगल। ठीक है, तो अगर ये 30 डिग्री है तो इसका अल्टरनेट इंटीरियर एंगल ये रहेगा, तो ये भी कितना हो गया, 30 डिग्री। ये 45 है तो ये भी कितना हो गया, 45 डिग्री। अगर आप ये नहीं भी करें तो भी क्वेश्चन हो जाएगा, लेकिन बेटर है जो चीजें हमको आंखों से ज्यादा अच्छी दिखे हमको उसी पर स्टक रहना चाहिए, उसी के बेसिस पर हमको करना चाहिए। ठीक है, तो मैं बाकी की चीजें मिटा देता हूँ, सिर्फ इस की डायग्राम को रखता हूँ और फिर हम इस क्वेश्चन को सॉल्व करते हैं। तो अगर आप यहाँ पर ध्यान से देखेंगे, आपको दोनों शिप के बीच की डिस्टेंस चाहिए, मतलब सी और डी के बीच की डिस्टेंस। ठीक है, अब आपके पास कोई डायरेक्ट तरीका नहीं है कि आप डायरेक्ट एक फॉर्मूला लगाएंगे और चुटकियों में आपके पास सी और डी के बीच की डिस्टेंस आ जाए। तो इसके लिए आपको एक तरीका यूज करना पड़ेगा। आपको अगर बी से डी तक की डिस्टेंस दे दी जाए, टोटल बी डी, अगर इस पूरी बी डी में से इस छोटे से बी सी को अगर आप माइनस कर देते हैं, बीसी को अगर पूरे बीडी में से माइनस कर देंगे तो बचेगा क्या, सी डी। तो यही तरीका हम यहाँ पर यूज करने वाले हैं, इस पूरी डिस्टेंस में से इतनी माइनस कर देते हैं। अब तरीका निकालते हैं बीसी और बीडी निकालने का। ठीक, चलिए अब तरीका यूज करते हैं अपना। तो सबसे पहले देखिए आप छोटा ट्राइंगल, ट्राइंगल ए बी सी, आप किसी भी ट्राइंगल को पहले ले सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं। एबीसी ट्राइंगल अगर आप लेते हैं, मैं छोटा सा डायग्राम आपको बना देता हूँ। ये है आपका 45 डिग्री और ये है 75 और ये 90 डिग्री। 90 डिग्री के सामने वाला हाइपोटेनस, एंगल के सामने वाला परपेंडिकुलर, बचा हुआ कौन, आपका बेस। मैंने क्या बोला, जब भी इन क्वेश्चंस को करें कॉपी में साइड में जरूर लिख लें, पंडित बद्री प्रसाद हर हर बोले सोना चांदी तोले।
ठीक, अब अगला काम क्या गिवन है, क्या चाहिए? गिवन है भाई परपेंडिकुलर, क्या चाहिए? मुझे चाहिए भैया बीसी। तो बीसी क्या है? मेरा बेस। अगर मैं नामकरण वापस करूं तो बीसी क्या है? मेरा बेस। तो परपेंडिकुलर गिवन है, बेस चाहिए। मतलब किसके बारे में मैं सोचूंगा? परपेंडिकुलर और बेस किस में दिख रहा है मुझे सिर्फ ये एक नजर आ रहा है, कौन? थर्ड वाला। तो थर्ड वाला मतलब यहाँ पर कौन दिख रहा है? थर्ड वाला 10। तो लगा देते हैं 10 थीटा इक्वल्स टू परपेंडिकुलर अपॉन बेस। अब मैं डायरेक्ट वैल्यू रख देता हूँ। 10 थीटा की वैल्यू कितनी नहीं है? 45 डिग्री। परपेंडिकुलर 75, बेस नहीं पता तो इसलिए मैं बी लिख देता हूँ। 10 45 की वैल्यू 1, 75 अपॉन बेस। तो बेस की वैल्यू यहाँ पर क्या दिख रही है? 75 मीटर। चलो भैया बेस मिल गया हमको। और ये बेस ही मेरा क्या है? बेस ही मेरा यहाँ पर बीसी है। तो बीसी इक्वल्स टू 75 मीटर। एक काम हो गया, बीसी मिल गया। अब अगेन फिर से मैं यहाँ पर लगाने वाला हूँ, सेम तरीका, सेम पैटर्न, सब कुछ सेम। अब की बार बड़ा ट्राइंगल ले लेते हैं। बड़ा ट्राइंगल क्या दिख रहा है? ए बी डी। अच्छा, बड़ा क्यों ले रहा हूँ? क्योंकि मैंने बीसी तो निकाल लिया, मुझे चाहिए बीडी। बीडी यहाँ से लेकर यहाँ तक का पूरा पूरा है। इसके लिए बड़ा ट्राइंगल ले लेते हैं, ये 75। बीडी मुझे निकालना है, बीडी को बी ले लूं या एक्स ले लूं? तो अब यहाँ पर हमको परपेंडिकुलर गिवन है और बेस निकालना है। अगेन गिवन और क्या चाहिए? अगर परपेंडिकुलर और बेस में रिलेशन देखें तो किसको याद करेंगे? फिर से 10 को। ठीक, तो फिर से हम लगा लेते हैं 10 थीटा इक्वल्स टू परपेंडिकुलर अपॉन बेस। 10 थीटा की वैल्यू क्या है? 10 थीटा, थीटा की वैल्यू इस बार 30 डिग्री है, एंगल का ध्यान रखना है। परपेंडिकुलर क्या है? 75 और बेस क्या है? x। 10 30 की वैल्यू क्या होती है? 1/√3 इक्वल्स टू 75 अपॉन एक्स। तो यहाँ से इसको इधर उधर लाना ले जाना करेंगे, ये अपॉन में तो इधर आ जाएगा, 1 की तरफ तो x हो जाएगा, √3 75 के मल्टीप्लाई में चलेगा, √3 मीटर। x की वैल्यू आ गई और x से हमारा क्या एग्जैक्टली bd है, तो bd इक्वल्स टू 75 √3 मीटर। ठीक है, नहीं कट रहा मुझसे, कोई दिक्कत। चलो आगे बढ़ते हैं, अब इसका अंत समय आ गया है। क्या करेंगे? देखो हमको गिवन है सी डी इक्वल्स टू बी डी माइनस बी सी। ठीक है, ओके। तो सी डी इक्वल्स टू, ये गिवन नहीं है, सॉरी, ये हमने क्या करा था? बनाया था सबसे शुरू में, समझाया मैंने। जो सी डी है, अगर इस पूरे में सी डी अगर मुझे चाहिए तो पूरे में से इतना माइनस कर देंगे तो ये बचेगा। ये बात हमने समझी थी। बी डी क्या आया हमारा? बी डी आया भैया 75 √3 माइनस बीसी कितना है? 75। ठीक, अब देखो जीवन में जो भी चीजें चलती है, अगर हम हमारे घर को भी रखते हैं तो थोड़ा स्वच्छ सुंदर रखते हैं। अगर एंट्रोपी आप फैला रखेंगे, सामान इधर उधर उधर सब बिखरे हुए रहेंगे तो अच्छा नहीं लगेगा। मेहमान आएंगे कैसा बुरा लगेगा। तो ऐसा ही काम हमारा है, जो हमारे चेकर है वो हमारे मेहमान है। अब मेहमान के सामने थोड़ा साफ सुथरी चीजें जाना चाहिए, तो इसको थोड़ा सा सिंप्लीफाई आपको और करना चाहिए। इन दोनों में से 75 कॉमन आ रहा है, तो √3 - 1 और यहाँ पर लिख दीजिए मीटर। अगर ध्यान रखना है इस बात को, बिल्कुल नोटिस करना, अगर एग्जाम में क्वेश्चन में अगर उन्होंने बोल दिया √3 इक्वल्स टू 1.732, तो आपको ये वैल्यू रखना पड़ेगी रूट की और इसको माइनस करके मल्टीप्लाई भी करना पड़ेगा। लेकिन यहाँ पर गिवन नहीं है, डेट्स वाई यही हमारा आंसर है। तो आई होप ये चीजें आपको समझ में आई होगी। तो मैं गायब हो जाता हूँ, अगर आप स्क्रीनशॉट लेना चाहें तो ले लीजिए। फिर बढ़ते अपन अपने अगले क्वेश्चन पर। अब क्वेश्चन में ये गिवन है अ स्टेच्यू 1.6 मीटर टॉल। तो अब इंपॉर्टेंट चीजों को हम फिर से हाईलाइट कर लेते हैं। स्टेच्यू की हाइट कितनी है? 1.6 मीटर, मतलब ये है स्टेच्यू आपका। ठीक, स्टैंड्स ऑन द टॉप ऑफ पेडिस्टल। अब कहीं भी कोई भी स्टेच्यू है तो किसी पेडिस्टल के ऊपर रहेगा। ये पेडिस्टल है जो मैंने येलो कलर में कर दिया। पेडिस्टल का मतलब ये होता है कि जो बेस है आपका, जिसके ऊपर ये पूरा स्टेच्यू रखा हुआ है, उसी को कहते हैं क्या? पेडिस्टल। ठीक है, अब क्या बोल रहे हैं कि फ्रॉम द पॉइंट ऑन द ग्राउंड, ग्राउंड से किसी पॉइंट से
द एंगल ऑफ एलिवेशन, अगेन सबसे इंपॉर्टेंट बात मैंने बोला था ना, एंगल ऑफ एलिवेशन, दो चीजें, एंगल ऑफ एलिवेशन, एंगल ऑफ डिप्रेशन। एंगल ऑफ एलिवेशन नीचे से ऊपर की ओर। ऑन द टॉप ऑफ स्टेचू इज 60 डिग्री, स्टेचू के टॉप पर, यहां पर अगर हम देख रहे हैं तो ये एंगल ऑफ एलिवेशन कितना बन रहा है, 60 डिग्री। कितना, 60 डिग्री। वहीं पर फ्रॉम द सेम पॉइंट, इसी पॉइंट से द एंगल ऑफ एलिवेशन ऑफ टॉप ऑफ पेडिस्टल, पेडिस्टल का टॉप कहाँ, ये होगा, तो इसका एंगल ऑफ एलिवेशन कितना है, 45 डिग्री। मतलब ये एंगल ऑफ एलिवेशन कितना है, 45 डिग्री। तो फाइंड द हाइट ऑफ द पेडिस्टल, मुझे ये हाइट को फाइंड आउट करना है। क्वेश्चन आई होप समझ में आया होगा। ठीक, अब मैं ये सब मूर्तियां गायब करके की डायग्राम में इसको कन्वर्ट कर देता हूँ। अब इस की डायग्राम का मैं आपको परिचय करवा देता हूँ। ए भी हमारा स्टेचू है, ठीक, स्टेचू रखा हुआ है एक पेडिस्टल पर, तो बी सी हमारा क्या है, एक पेडिस्टल है। डी पॉइंट किसी ग्राउंड पर कोई एक पॉइंट है, जहां से एक तो स्टेचू के टॉप को देख रहे हैं, मतलब ए पॉइंट को देख रहे हैं, और पेडिस्टल के टॉप पॉइंट को, मतलब बी पॉइंट को हम देख रहे हैं। ठीक, जब स्टेचू के टॉप पॉइंट पर देख रहे हैं, मतलब ए पॉइंट पर हम देख रहे हैं, तो एंगल ऑफ एलिवेशन कितना है, 60 डिग्री। तो मैं यहाँ पर बना देता हूँ एंगल ऑफ एलिवेशन 60 डिग्री। और जब टॉप ऑफ द पेडिस्टल हम देख रहे हैं तो एंगल ऑफ एलिवेशन कितना है, 45 डिग्री। एग्जैक्टली आपको यही डायग्राम आपके एग्जाम में बनाना है, आपको स्टेचू नहीं बनाना, वो तो आपको बेटर अंडरस्टैंडिंग के लिए मैंने बना दिया था। अब आगे क्या बोला है उन्होंने, एक तो स्टेचू की हाइट हमको दे के रखी 1.6 मीटर, तो अगेन हम यहाँ पर 1.6 मीटर भी लिख देते हैं। ठीक, ओके। नाउ अब इट्स टाइम टू सॉल्व द क्वेश्चन। हमको एग्जैक्टली चाहिए क्या, हमको चाहिए हाइट ऑफ द पेडिस्टल, मतलब हाइट ऑफ द पेडिस्टल बीसी चाहिए हमको, ये वाली हाइट हमको चाहिए। मैं इसको एक्स मान लेता हूँ, या बीसी रहने देते हैं, छोड़ो एक्स मत मानो। ठीक, ये वाली हमको चाहिए। अब अगेन कहानी ये है कि बीसी चाहिए, तो वो तो मैं डायरेक्ट छोटे से डायग्राम का यूज करके कर लूंगा, कोई समस्या नहीं है। ठीक, समस्या एक ये है कि ये जो सी डी है, ये लेंथ मेरे पास नहीं है। अब अगर मैं इस डायग्राम को देख भी लूं, देखो मैं पहले ही क्लियरली बोल रहा हूं, इस क्वेश्चन को तो अपन एक चुटकी में अभी कर लेंगे 2 मिनट के अंदर, लेकिन मुझे इसकी आत्मा को समझाना है, स्पिरिट ऑफ दिस क्वेश्चन, कि इसको सोचते कैसे हैं एग्जाम में, कैसा भी क्वेश्चन आ जाए फिर आप कर लेंगे। तो उस थिंकिंग प्रोसेस को आपको समझना, लॉजिकल थिंकिंग को समझना, ये इंपॉर्टेंट। तो देखो, अगर आपने सोचा कि मैं तो सर ये छोटा सा डायग्राम लेके मेरा काम निपटा लूंगा, तो आपने डायग्राम लिया, इसके सामने वाला बीसी आपको नहीं पता, ये भी नहीं पता, ये भी नहीं पता, जब तीनों ही नहीं पता है तो फिर हम निकालेंगे कैसे। तो अब एक काम करते हैं, शुरुआत वहां से करते हैं जो हमको पता है। हमको क्या पता, हमको ए बी पता है, लेकिन अकेले ए बी से होगा क्या। ठीक, एक काम करते हैं, नामकरण करते हैं सबसे पहले। बीसी हमको फाइंड आउट करना है, इसका नाम मैं एक्स दे देता हूँ। ठीक है, ओके। सी डी हमको नहीं पता, इसका नाम मैं वाई दे देता हूँ। अब सबसे पहले तो हम इस छोटे से डायग्राम को ही उठाएंगे और इसमें रिलेशन देखेंगे। तो कौन सा छोटा ट्राइंगल, बी सी डी। अब इस छोटे से ट्राइंगल को मैं अगेन यहाँ पर बना देता हूँ, ये 90 डिग्री है। सी डी हमको दिया वाई और बी सी हमको दिया है एक्स। 90 डिग्री के सामने वाला हाइपोटेनियस, एंगल यहाँ पर बन रहा है छोटे का एंगल 45, तो छोटे का छोटू एंगल तो कितना है, एंगल के सामने वाला परपेंडिकुलर, बचा हुआ कौन, बेस। अब अगर मुझे रिलेशन बताना है तो रिलेशन में किस किस के बीच में बता रहा हूं, यहाँ पर परपेंडिकुलर और बेस के बीच में। मेरा मोबाइल साइलेंट कर लेता हूं मैं जरा, हाँ, परपेंडिकुलर और बेस के बीच में। मैंने बोला था कॉपी में सबसे ऊपर तुरंत ये बना लेना, पंडित बद्री प्रसाद हर हर भोले। चलो इस बहाने आप भोलेनाथ को याद तो करेंगे। ठीक, चलो, तो अब इसके सामने वाला परपेंडिकुलर और बेस, इनमें रिलेशन देना है मुझे। परपेंडिकुलर और बेस का रिलेशन देने वाला कौन है, टेन है, लगा दो, टेन थीटा इक्वल्स टू परपेंडिकुलर अपॉन बेस। टेन थीटा की वैल्यू कितनी है, 45 डिग्री, परपेंडिकुलर क्या है एक्स, बेस कितना है वाई। टेन 45 की वैल्यू 1 इक्वल्स टू एक्स अपॉन वाई। तो वाई और एक्स का रिलेशन क्या हो गया, बोले भैया ये तो दोनों एक दूसरे के इक्वल आए हैं, बिल्कुल एग्जैक्टली दोनों एक दूसरे के इक्वल रहेंगे। ठीक है, ओके। नाउ अब क्या करते हैं, बड़ा वाला ट्राइंगल लेते हैं। बड़ा वाला ट्राइंगल कौन सा है, ट्राइंगल एसीडी। सीडी कितना है अपना y,
और अगर मैं एसी की बात करूं, एसी कितना है 1.6 प्लस एक्स, दिख रहा है ना 1.6 प्लस एक्स, ये पूरी लेंथ की बात कर रहे हैं अपन। पहले तो क्या है, ये छोटी ए बी और नीचे की क्या है बी सी, अगर मैं पूरी मिलाऊं तो क्या होगी, दोनों को प्लस। ठीक है, ये एंगल कितना है, बड़ा वाला एंगल 60 डिग्री, अगेन टेन थीटा इक्वल्स टू परपेंडिकुलर अपॉन बेस। टेन थीटा की वैल्यू कितनी है 60 डिग्री, परपेंडिकुलर 1.6 प्लस एक्स और बेस कितना है वाई। ठीक है, टेन 60 की वैल्यू क्या है, टेन 60 की वैल्यू है √3 इक्वल्स टू 1.6 प्लस एक्स अपॉन वाई। अच्छा, y की वैल्यू क्या है x, और मैं इसको x रखता हूँ √3 के साथ मल्टीप्लाई में चले जाएगी, तो √3x इक्वल्स टू 1.6 प्लस एक्स। अब इस x को मैं इधर पहुंचाता हूँ इक्वल के, तो √3x माइनस एक्स इक्वल्स टू 1.6, x कॉमन लिया तो अंदर क्या बचा, √3 माइनस 1 इक्वल्स टू 1.6, ये मल्टीप्लाई में इधर आकर डिवाइड में चले गया, तो 1.6 अपॉन √3 माइनस 1। अब अगेन शायद इसका आंसर बुक में यहीं पर छोड़ दिया उन्होंने, लेकिन फिर से अपने को तो कॉन्सेप्चुअल पढ़ना है, तो अपन क्या करेंगे इसका रेशनलाइजेशन, क्योंकि रूट को क्या लगता है, डर लगता है। तो मैं फटाफट पहले तो अपने आप को उधर शिफ्ट कर लेता हूँ या गायब हो जाता हूँ, दोनों में से एक काम करते हैं, तो शिफ्ट हो जाते हैं अपन, ताकि मैं यहीं पर आपको दिखता हूँ। ठीक है, अब देखना जरा, अब यहाँ पर क्या करेंगे इसका रेशनलाइजेशन, क्योंकि रूट को क्या लगता है नीचे डिनोमिनेटर में डर, तो रेशनलाइजेशन बड़ा अच्छा तरीका क्या, यहाँ पर माइनस है ना, तो √3 प्लस 1 से मल्टीप्लाई और √3 प्लस 1 से डिवाइड। ठीक है, एक तो हमने देखा था सिंपल अगर √3 था तो कैसे करेंगे, और अगर प्लस माइनस में कुछ चीजें आ जाती तो उसको कैसे परफॉर्म करेंगे, तो एक और तरीका अपन ने रेशनलाइजेशन का यहाँ पर देख लिया। 1.6 √3 प्लस 1 अपॉन ए माइनस बी ए प्लस बी, एक आइडेंटिटी दिख रही है तो क्या होती है वो ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर। ठीक है, हमने आइडेंटिटी यहाँ पर लगा दी। ओके, तो x इक्वल टू 1.6 √3 प्लस 1 अपॉन ये √3 का स्क्वायर क्या हो गया 3 माइनस 1 क्या आया 2, तो 1.6 √3 प्लस 1 अपॉन 2, 2 से अगर मैं इसको डिवाइड करूंगा तो 0.8, तो मेरा एग्जैक्टली आंसर क्या है 0.8 √3 प्लस 1 मीटर। और अगेन अगर यहाँ पर √3 की मुझे वैल्यू दी हुई होती तो हम यहाँ पर रखकर इसको फर्दर सॉल्व करते, अदरवाइज हमको ऐसी जरूरत नहीं। ठीक, तो आई होप ये समझ में आया होगा। चलते अगले क्वेश्चन पर। चलो अगला क्वेश्चन, बहुत डिटेल में हम इन क्वेश्चंस को कर रहे हैं, कैसे सोचना है कैसे करना है। मैं तो गारंटी लेता हूँ जिस बच्चे ने इन 5 क्वेश्चन को भी कर लिया ना, ही विल बी एबल टू सॉल्व ऑल द क्वेश्चंस, ऑल द रिमेनिंग क्वेश्चंस ऑफ दिस टाइप। इस चैप्टर के सारे क्वेश्चन वो बच्चा बिल्कुल डंके की चोट पर करेगा, ये गारंटी है ना। तो ध्यान से समझना, इसको ऐसे मत सोचना कि अरे इतना टाइम लग रहा है कैसे कर रहे हैं। जल्दी का काम शैतान का, जो जल्दी कर रहा है ना वो बार बार वीडियो देख रहा है, वन शॉट देख देख कर परेशान है, कभी भी ऐसे अंडरस्टैंडिंग बनेगी ही नहीं उसकी। तो ध्यान रखना और इधर ध्यान देना ना। चलो, तो नींद आ रही है तो मुंह धो लो, पोंछ लो, इधर देखो, इधर समझो, करना है आपको, सीखना है तो समझना पड़ेगा। एज ऑब्जर्व फ्रॉम द टॉप ऑफ 100 मीटर हाई लाइट हाउस। ठीक है, एक बार आप स्वयं पढ़ लीजिए, उसके बाद फिर इसको वापस से प्ले करना। एक ऐसा ऑब्जर्व किया, क्या, एक 100 मीटर हाई लाइट हाउस है, अगेन फिर से लाइट हाउस आ गया, फ्रॉम द सी लेवल। ठीक है, ये सेम क्वेश्चन है, लेकिन यहाँ पर एक इंपॉर्टेंट चीज दे दी उन्होंने, √3 की वैल्यू दे दी है, तो इसमें आपकी बार आपको क्या करना है, √3 की वैल्यू को पुट करना है। ठीक, अगेन सेम तरीके से वही क्वेश्चन है, इसलिए मैं इसको रिपीट नहीं करवाऊंगा। चलते हैं अगले क्वेश्चन, आपके तो बल्ले बल्ले हो गई, आज एक क्वेश्चन कम पढ़ना पड़ेगा, है ना। चलो अगला क्वेश्चन क्या बोलता है, इसको समझते हैं। फ्रॉम द टॉप ऑफ 20 मीटर हाई बिल्डिंग, एक 20 मीटर हाई बिल्डिंग है, बिल्डिंग की हाइट कितनी है 20 मीटर। ठीक है भैया, द एंगल ऑफ एलिवेशन ऑफ टॉप ऑफ द केबल टावर इज 60 डिग्री। ठीक है, एक केबल टावर है जिस पर एंगल ऑफ एलिवेशन
कितना है 60 डिग्री। कई बार होता है हमारे घर के सामने कहीं एक केबल टावर रहता है और हम अपनी छत से खड़े होकर कई बार उस टावर के टॉप को देखते हैं, तो उसका एंगल ऑफ एलिवेशन कितना दिया 60 डिग्री। एंगल ऑफ एलिवेशन दिया मतलब आप टॉप पर देख रहे हो, ऊपर की ओर देख रहे हो आप, तो ऑब्वियस सी बात है ऊपर टावर उल्टा तो खड़ा नहीं रहेगा, आप उसके टॉप पर ही देखेंगे। और एंगल ऑफ डिप्रेशन ऑफ इट्स फुट इज 45 डिग्री। अब उस टावर के बिल्कुल डाउन साइड, बिल्कुल नीचे की ओर, उसके बॉटम पर आप देख रहे हैं, तो एंगल ऑफ डिप्रेशन कितना बन रहा है 45 डिग्री। डिटरमाइन द हाइट ऑफ टावर एंड डिस्टेंस बिटवीन बिल्डिंग एंड टावर इज इक्वल टू रूट। अब आपको हाइट ऑफ टावर निकालना है, डिस्टेंस निकालना है बिल्डिंग और टावर के बीच की। अगेन आपको √3 की वैल्यू दे दी, तो इस वैल्यू को फर्दर रखकर आपको सॉल्व करना पड़ेगा। ठीक, करते शुरू। अब की बार मैं टावर वगैरह कुछ नहीं बना रहा हूँ, सभी चीजें आप बड़ी आसानी से कर पाएंगे। अब मैं सिंपल सा की डायग्राम आपको बना, चलिए, तो हम लोगों ने अब इसका की डायग्राम बना लिया है। अब मैं की डायग्राम को अच्छे से आपको एक्सप्लेन कर देता हूँ। सबसे पहले ये सीडी जो आपको दिख रहा है, ये है बिल्डिंग आपकी, ठीक है। सीडी क्या है आपकी, बिल्डिंग है, ठीक। ए बी क्या है, ए बी आपका टावर है। अब इस डी पॉइंट पर, मतलब इस बिल्डिंग की छत पर कोई इंसान खड़ा है, इस टावर के टॉप को देख रहा है, तो टावर का टॉप क्या आपका ए, ठीक है। टावर का टॉप क्या आपका ए, और एग्जैक्टली नीचे देख रहा है कहां पर, इस टावर के बेस पर, तो ये क्या है इसका बेस बी, ठीक है। अब जब ऊपर देख रहा है तो एंगल ऑफ एलिवेशन, तो कितना हो गया एंगल ऑफ एलिवेशन 60 डिग्री। जब नीचे देख रहा है तो एंगल ऑफ डिप्रेशन, जो कि आपको दिया है, देखो ये एंगल ऑफ एलिवेशन 60 डिग्री और एंगल ऑफ डिप्रेशन 45 डिग्री। अब आपको फाइंड आउट करना है हाइट ऑफ द टावर, मतलब ए बी फाइंड करना है। हाइट ऑफ द टावर मतलब क्या फाइंड करना है, ए बी। और दूसरी क्या बोला, डिस्टेंस बिटवीन बिल्डिंग एंड टावर, टावर और बिल्डिंग के बीच की डिस्टेंस क्या है, बीसी। ये दो चीज हमको फाइंड आउट करना है, ठीक है। अच्छा, एक और चीज गिवन क्या है, जो बिल्डिंग है उसकी हाइट कितनी है 20 मीटर, तो हमने हाइट भी यहाँ पर मेंशन कर दी, ठीक है। ये डायग्राम आपको एग्जाम में बनाना है, बनाना है, बनाना है, ठीक। चलिए, शुरुआत करते हैं अपने अल्टरनेट इंटीरियर एंगल से। ये एंगल इधर 45 डिग्री दिया है, तो ये एंगल भी कितना होगा 45 डिग्री, अल्टरनेट इंटीरियर एंगल। अब क्या गिवन है और क्या चाहिए, सबसे पहले मुझे चाहिए बीसी, बीसी मुझे फाइंड आउट करना है, तो बीसी को मैं मान लेता हूं एक्स, ठीक है। नहीं भी माने तो आप बीसी रखकर भी इसको कर सकते हैं। तो आपको क्या गिवन है, देखो एंगल के सामने वाला परपेंडिकुलर, इधर हाइपोटेनस 90 डिग्री के सामने वाला, और बचा हुआ कौन है, बेस। अब परपेंडिकुलर गिवन है, क्या चाहिए बेस, तो परपेंडिकुलर और बेस का कॉन्सेप्ट कौन देगा, कॉपी में साइड में लिखेंगे आप, पंडित बद्री प्रसाद, यहाँ लिख देता हूं मैं ऊपर, पंडित बद्री प्रसाद दिख रहा होगा, हर हर भोले सोना चांदी तोले। तो परपेंडिकुलर और बेस का कॉन्सेप्ट दे रहा है टेन थीटा, तो आप तुरंत यूज करेंगे टेन थीटा परपेंडिकुलर अपॉन बेस, ठीक। तो टेन थीटा की वैल्यू क्या है यहाँ पर 45 डिग्री, जैसे 45 आ जाए मतलब समझ जाना पी और बी बराबर होने वाले। परपेंडिकुलर कितना 20, बेस कितना एक्स। अब हमको भले देखने पर ही पता लग रहा है कि बराबर है, लेकिन मजबूरी है, करके बताना पड़ेगा, है ना। चलो आगे देखते हैं, टेन 45 की वैल्यू क्या है 1, 20 अपॉन एक्स, तो एक्स की वैल्यू क्या हो गई यहाँ से 20 मीटर, ठीक। और एक्स ही हमारा क्या है बीसी, तो बीसी इक्वल टू 20 मीटर। क्लियर है, ये पहला काम हो गया अपना, इस क्वेश्चन का पहला पार्ट हमने निकाल दिया, ठीक। अगला पार्ट निकालते हैं। अब थोड़ा सा मैं इसके पार्टीशन बना देता हूँ अच्छे से ही, ठीक है। अब अगर बात करें आगे की चीज, तो अब मैं बात करता हूँ एक और ट्राइंगल ए ई डी। कौन सा ट्राइंगल लिया, ए ई डी। ये कितने डिग्री है 60 डिग्री। परपेंडिकुलर ए ई नहीं पता, ये निकालना है। बेस पता है कितना आया 20 मीटर। देखो अगर ये बीसी 20 मीटर है, तो ऑब्वियस सी बात है आप डायग्राम से देखकर ही पता कर सकते हैं ईडी भी कितना है 20 मीटर, तो ईडी को मैं लिख देता हूँ 20 मीटर, ठीक है। अब ए ही नहीं पता, इसको मैं वाई मान लेता हूँ, आप डायरेक्ट ए लेकर भी कर सकते हैं। अगेन बेस और परपेंडिकुलर में रिलेशन चाहिए, तो टेन थीटा को यूज करेंगे, तो टेन 60 डिग्री परपेंडिकुलर अपॉन बेस, मैंने डायरेक्ट वैल्यू यहाँ पर रख दी है।
टेन 60 की वैल्यू √3 इक्वल्स टू वाई अपॉन 20। अब मैं फर्दर इसको सॉल्व करूंगा, आपको सारी चीज़ें मैंने बहुत डिटेल में एक्सप्लेन करी है, तो मैं डायरेक्ट यहाँ पर लिख देता हूँ 20√3, ये इसके मल्टीप्लाई में चले गया। अब अगर इस क्वेश्चन में गिवन नहीं होता तो हमारे यही आंसर निकल जाते, लेकिन अब हमको दिया है 1.732, तो y इक्वल्स टू 20 इंटू 1.732। अब क्या करेंगे, हम इसमें मल्टीप्लाई करेंगे। पहले मैं अपने आप को उधर पहुंचा देता हूँ या गायब कर देता हूँ। मेरे ख्याल से आप यही चाहेंगे कि मैं उधर चले जाता हूँ। ठीक है, ओके। तो अब इसका मल्टीप्लाई करेंगे, तो करता हूँ मैं मल्टीप्लाई। तो मल्टीप्लाई करने के बाद मुझे y की वैल्यू मिली 31.64 मीटर। मतलब ये वैल्यू मेरी किसकी हो गई, y मतलब ए, और ए की वैल्यू कितनी है 31.64 मीटर। ठीक है, अब क्या एग्जैक्टली मेरे यही आंसर है? मेरे दो क्वेश्चन थे, एक तो BC चाहिए था और एक AB चाहिए। अभी AB का निकला मेरा, अब निकालेंगे अपन AB। AB क्या होगा मेरा, AB इक्वल्स टू, अगर मैं यहाँ से इसको देखूं, AB क्या मेरा AE प्लस EB, तो AB इक्वल्स टू AE प्लस EB। तो AB इक्वल्स टू, AE की वैल्यू क्या है 31.64, और EB की वैल्यू क्या है मेरी, EB क्या है, ये EB 20 मीटर, जो कि हमको गिवन है। ठीक, चलो तो इन दोनों को प्लस करते हैं, तो ये हो जाएगा, देखो पॉइंट वालों को प्लस करना कुछ बच्चों की दिक्कतें हो सकती है, डेट्स वाई मैं थोड़ा सा आपको ब्रीफ कर देता हूँ उसको। ये 20 पॉइंट, इधर कुछ नहीं मतलब 0 0 लगा दो, सबसे बढ़िया काम। पॉइंट वाले के नीचे पॉइंट वाले, बिना पॉइंट वाले के नीचे बिना पॉइंट वाले। 4 + 0 4, 6 + 0 6, पॉइंट की जगह पॉइंट लगा दो 1, और 3 + 2 5। इसी तरीके से आपको माइनस भी करना है। ठीक है, चलो तो 51.64 अपना आंसर आया, और यही अपने दोनों आंसर हो गए हैं। तो मेरे हिसाब से ये क्वेश्चन भी आपको अच्छे से समझ में आ गया होगा। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। मैं भूल गया था, नेक्स्ट क्वेश्चन तो हमको मिलने वाला नहीं है, क्योंकि आज अपने 4 ही क्वेश्चन हुए, एक क्वेश्चन रिपीट हो गया था जिसमें आपका फ़ायदा हो गया था। तो मेरे ख्याल से आपके बहुत सारे कॉन्सेप्ट अच्छे से क्लियर हुए होंगे। चैनल को सब्सक्राइब कर लेना, और डेली ही आपको अपने रूटीन का हिस्सा इसको बनाना है, चाहे कितना ही टाइम लगे, हमको 5 क्वेश्चन करना है और बिल्कुल डीप में करना है। ठीक है, धीरे धीरे हम अपने टाइम को कम कर लेंगे, क्योंकि जैसे जैसे आपको मैं बताते जाऊंगा चीज़ें, आपकी प्रैक्टिस अच्छी होते जाएगी। वैसे इतना बेसिक में बताने के बजाय फिर हम धीरे धीरे सरफेस पर काम करना स्टार्ट कर देंगे। ठीक है, तो तब तक के लिए डेली वीडियो देखिए, बहुत कॉन्सेप्ट क्लियर होंगे। थैंक यू, जय हिंद, जय भारत।